हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना भाई थर्ड लेक्चर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा ये वाला, और इसके अगला भी है वो भी छोटा सा ही होगा, और उसके बाद में चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, इसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो अपनी राय आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सा चैप्टर अपने को स्टार्ट करना चाहिए। बाकी फिर देखते हैं कौन सा करेंगे, आप अपनी राय तो देना। चलो, पादप प्रजनन पढ़ना अपन को, एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन अपन पढ़ लिया, जो पशुपालन था वाला था वो अपन ने पढ़ लिया। पादप प्रजनन की बात करेंगे, है ना। तो पादप प्रजनन के अंदर पहले तो जो अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अपना मेन मोटिव क्या है चैप्टर के अंदर? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना। चैप्टर का नाम ही क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कि भाई फूड प्रोडक्शन बढ़ाना, उसके लिए क्या क्या अपन स्ट्रेटजी जो है वो अपनाएंगे। तो वो पहली अपन ने पढ़ ली, पशुपालन के अंदर अपन ने बढ़ा लिया, मीट कैसे बढ़ाएंगे, मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट जो है उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, वो सारे अपन पढ़ चुके हैं पशुपालन के अंदर। इसके अंदर बात करेंगे अपन पादप प्रजनन के अंदर क्या बात करेंगे कि प्लांट से अपन जो क्रॉप है उनसे अपन फूड प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? कृषि क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपको दिमाग में ये आएगा कि भाई आपको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक काम करो, अपना कृषि क्षेत्र बढ़ा लो। ठीक है, अपना खेती जो है जहां पर आप खेती करते हो, मान लो 5 बीघा के अंदर खेती करते हो, अब 6 बीघा के अंदर करने लग जाओ। ठीक है, ठीक बात है, करने लग भी गए, लेकिन एक तो ऐसा है नहीं कि भाई किसी के पास में 5 बीघा खेत है तो वो क्या 6 बीघा कहां से लेके आएगा ना। पहली बात तो लिमिटेड लैंड एरिया है ना, लोगों के पास में लिमिटेड लैंड एरिया है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी आप बोल रहे हो कि हाँ बढ़ा लेंगे, लेकिन कब तक बढ़ाते रहोगे? कब तक बढ़ाते रहोगे ना, कितना ही बढ़ा लोगे आप? कृषि क्षेत्र मान लो एक बार बढ़ाया आपने तो क्या है, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, सीमित मात्रा में ही इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सीमित मात्रा में इंक्रीज होगा। आप बोलोगे भाई बेटर फार्म प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो आप फार्म प्रैक्टिस करो मतलब टाइम पर आप खाद डालो इनमें। ठीक है, टाइम पर उनकी क्या करो, जो खरपतवार है उसको हटाओ, सारी चीजें काम करो, पानी टाइम पर दो, बेटर फार्म प्रैक्टिस करो ना। और जो जानवर घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं, उनसे उनको फसल को बचा के रखो। ठीक बात है, इससे भी क्या थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ी मात्रा में जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जितना अपन को चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला आप तो दिमाग में क्या आएगा, फूड प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले आएगा कृषि क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो खेती का एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन खेती को एरिया को बढ़ाने का पहले तो यही नहीं कि बढ़ा भी नहीं सकते है ना। अगर मान लो बढ़ा भी दिया तो कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्शन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे बेटर फार्म प्रैक्टिस, तो उससे भी क्या थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब अपन को तो क्या बड़े लेवल पर बढ़ाना है, अपन को तो बड़े लेवल पर बढ़ाना फूड प्रोडक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? इंप्रूव क्रॉप वेराइटी। जो क्रॉप वेराइटी अपन अभी फसल की जो वेराइटी है जो अपन पहले बो रहे थे उसको अपन को इंप्रूव करना पड़ेगा। नई वेराइटीज अपन को बोनी पड़ेंगी जिनकी क्या है प्रोडक्टिविटी हाई से हाई हो। ठीक है, जिनकी उत्पादन जो है बहुत ज्यादा हो, ऐसी वैरायटी ऐसी किस्में अपन को लेके आनी पड़ेंगी और फिर उनको अपन को बोना पड़ेगा खेत के अंदर, तब जाके अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो एक अधिक मात्रा में इंक्रीज हो सकता है। अगर आप चाहो कि मैं कृषि क्षेत्र बढ़ा लूं, बेटर फार्म प्रैक्टिस कर लूं, तो इससे क्या होगा, सीमित मात्रा में ही आपका फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ पाएगा, सीमित मात्रा में ही जो है प्रोडक्शन है जो वो बढ़ पाएगा, उत्पादन जो है वो सीमित मात्रा में बढ़ेगा। लेकिन आपको अधिक मात्रा में चाहिए तो क्या करो आप भाई, अपनी क्रॉप वैरायटी उसको इंप्रूव करो। ठीक है, अगर आपके पास क्रॉप वैरायटी जो चलती आ रही है वही आपके पास में है तो नई वैरायटी लेके आओ, हाइब्रिड लेके आओ। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी लेके आओ, उससे क्या होगा आपकी जो प्रोडक्शन है उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। तो अधिक मात्रा में खाद्य उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करो आप, इंप्रूव क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करो, कोई दिक्कत है। चलो अब बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की, बात कर लेते हैं ना, भारतीय कृषि की बात करते हैं। तो इनिशियल स्टेज आफ्टर 1947, 1947 के बाद की बात है, जब देश आजाद हुआ उसके जस्ट बाद की बात है। तो अपन वहां पर क्या करते थे उस टाइम पर, अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते थे अपन, जो अनाज है उसको इंपोर्ट करते थे, दूसरे देशों से अपन लेके आते थे। ठीक है, इंपोर्ट करते थे। लेकिन देखो कितना इंपोर्ट करेंगे ना, नया नया देश बना था, कितना इंपोर्ट कर लेंगे ना। तो बहुत सारी चीजों की सीमित संसाधन थे अपने पास में। तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा कि भाई कितना इंपोर्ट करेंगे ना, जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, अपने पास में इतनी चीजें हैं नहीं। ठीक है, पैसे भी इतने नहीं है कि अपन सारा कुछ इंपोर्ट कर ले, दूसरे देशों से खरीद के लेके आ जाए। तो कुछ तो अपन को अपने देश के अंदर ही करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अपने पास फूड प्रोडक्शन नहीं है, खेती तो अपने पास में है, उस टाइम के हिसाब से अपने पास खेती तो थी, तो अपन को कुछ खेती के अंदर ही कुछ करना पड़ेगा अपन को। तो अपन कुछ नई वैरायटी वगैरह ऐसी कुछ करें, इसमें नई वैरायटी बनाएं और उससे क्या है अपन फूड प्रोडक्शन अपने देश के अंदर ही कर सकते हैं, ताकि अपन को इंपोर्ट ना करना पड़े। क्योंकि उस टाइम पर नया नया देश आजाद हुआ था और एक्स्ट्रा बोझ तो पड़ता है, दूसरे देशों से खरीद के लेके आएंगे तो एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा देश पर।
तो वो उन्होंने क्या सोचा कि अपने देश के अंदर ही अपन नई वैरायटी बनाते हैं और फिर उसको उगाते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है अपने देश के अंदर इंक्रीज हो जाए, अपन को इंपोर्ट ज़्यादा ना करना पड़े। तो फिर क्या हुई, हरित क्रांति जो है वो उसकी शुरुआत हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, ये 1960 की बात है, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1960 के अंदर ये हरित क्रांति जो है वो शुरू हुई। इस हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हाई यील्डिंग जो वेराइटीज है ना, ऐसी किस्में, ऐसी नस्लें, ठीक है, ऐसी वेराइटी जो क्या है, जिनका प्रोडक्शन, जिनका उत्पादन बहुत ज्यादा है, जिनका उत्पादन बहुत ज्यादा, यहां मैं लिख भी देता हूं, अधिक उत्पादन वाली किस्में। ठीक है, ऐसी किस्में जिनमें क्या है, जिनका उत्पादन अधिक है, ठीक है, उनको अपन ने यूज किया इस हरित क्रांति के अंदर। कुछ भी नहीं है यार, ऐसा नहीं कोई मसाल लेके घूमा है, किसी ने तलवार लेके चलाई है, ऐसा कुछ नहीं क्रांति के अंदर। ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर हरित क्रांति का मतलब यही है, इसका मेन मोटिव यही था कि अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना है, उत्पादन जो है वो बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी शुरुआत करी गई 1960 के अंदर, और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी किस्में लेके आओ, ठीक है, ऐसी किस्में अपन तैयार कर लें अपने ही देश के अंदर, जिससे क्या हो जाए, अधिक उत्पादन हो जाए। ठीक है, अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं उनको अपन उगाएंगे और फिर उनसे क्या है, अपन को उत्पादन ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलप बाई प्लांट ब्रीडिंग। ये हाई यील्डिंग जो वेराइटीज है, अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, ये बनाएंगे कैसे। ठीक है, आपने बोल तो दिया कि बना दो भाई, बनाएंगे कैसे, तो वो जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। ये पादप प्रजनन की मदद से अपन क्या करेंगे, अधिक उत्पादन वाली किस्में जो है वो बनाएंगे। पादप प्रजनन कैसे करते हैं अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे, लेकिन पादप प्रजनन की मदद से ही ये अधिक उत्पादन वाली किस्में जो बनाएगी, फिर उनको उगाकर अपन ने फूड प्रोडक्शन वो बढ़ाया। कब, हरित क्रांति के अंदर। आज भी अपन ने जो ऑलमोस्ट देश है जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो सारी हाइब्रिड ही होती है ना। चलो फिर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड चल रहा है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनाई हुई ये फसल है, ठीक है, उसकी रेट भी ज़्यादा होती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फसल बनती है, देखो जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ना, जैविक खेती है ना, उसके अंदर सबसे पहली बात तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, और जो प्रोडक्शन है ना वो उतना नहीं होता, प्रोडक्शन उत्पादन इतना नहीं होता, जितना मतलब खर्चा उसमें लगाया जा रहा है ना खेती के अंदर, उतना उस हिसाब का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्शन होता है उसको एक हाई रेट पर बेचना पड़ता है, और उसके अंदर देखो उसने कोई फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, सब कुछ ऑर्गेनिक रखा है, इसलिए वजह से उससे ये है कि हाँ इसमें कोई बीमारी नहीं होगी, ये वो हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, इसलिए वो क्या है हाई रेट पर बेचा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रोडक्शन है वो हाई रेट पर बेचा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसलिए उसको हाई रेट पर बेचते हैं ताकि वो रिकवर हो सके। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या है, नो यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल का कोई यूज नहीं किया जाता, ऐसे केमिकल्स जो अपन खेती में डालते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह जो भी डालते हैं, उनका यूज नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड वगैरह इनका यूज में नहीं लिया जाता। क्या करते हैं उसमें भाई, बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, बायो फर्टिलाइजर ही काम में लेते हैं, कोई केमिकल नहीं डालेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट, ऐसे एजेंट मतलब उसके अंदर क्या हो, कीड़े लग रहे हैं, मान लो फसल को कीड़े लग रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे कीड़े लेके आ जाएंगे, उसके लिए उन कीड़ों को मारने के लिए दवाई नहीं डालेंगे, ऐसे कीड़े ही लेके आ जाएंगे जो क्या करेंगे, उन कीड़ों को तो खा जाएंगे लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मान लो जो फसल लगी हुई है उसके कीड़े लग गए, ठीक है, तो कीड़ों को बचाने के लिए अपन नॉर्मली क्या करते हैं, दवाई डाल देंगे, तो दवाई डाल देंगे तो कीड़े मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या करते हैं, वो कीड़ों को मारने के लिए दवाई यूज में नहीं लेते, दूसरे ही कीड़े लेके आएंगे, जो लगे हुए फसल के अंदर कीड़े हैं उनको तो वो खा जाएंगे और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर कोई केमिकल यूज नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो गई। ठीक है, फिर एक होते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये भी आजकल खूब उगाई जाती है। इनके अंदर क्या है, ये अपन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे भी। जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, इनके अंदर क्या करते हैं अपन, फर्स्ट जो क्रॉप है, प्लांट है, उसी के अंदर पे क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उससे क्या है, प्लांट के अंदर पहले से ही क्या है, कोई बीमारी होगी, ठीक है, और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश आ गई, उनसे क्या है, पहले ही उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है कि भाई इसके क्या है, अगर ज्यादा धूप पड़ रही है तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा इस प्लांट का। उसके अंदर पहले अपन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसे कर देते हैं। ज्यादा बारिश आ रही है तो भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे मॉडिफिकेशन अपन कर देते हैं, तो किसान उसको उगाएगा
जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को। तो अगर कोई कंडीशन आ गई, मान लो बारिश होगी बहुत ज़्यादा तो फसल खराब हो जाती है, तो ऐसा प्लांट अपन लगाएंगे तो वो फसल खराब नहीं होगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे एरिया के अंदर अपन लगा रहे हैं और वो ऐसा जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया कि भाई इसको कोई गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो गर्मी के अंदर भी बढ़िया उगेगा। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो उससे भी फसल खराब हो जाती है, तो क्या करेंगे अपन, जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया प्लांट के अंदर, ऐसा कुछ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। और फिर क्या है, उसके बाद में उस प्लांट को उगा देंगे तो क्या है, बहुत सारी सर्दी पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हो गई। अब बात करेंगे, तो अपन इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अपन ने इसका प्लांट ब्रीडिंग का। अब बात करेंगे पादप प्रजनन। क्या होता है जी, प्लांट ब्रीडिंग को ही पादप प्रजनन बोलते हैं। इंग्लिश में प्लांट ब्रीडिंग, हिंदी में पादप प्रजनन। चलो क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से सुनो। अपन क्या करेंगे, अपन अलग अलग वैरायटी के प्लांट लेके आएंगे। अपन क्या है, मान लो मेरे को गेहूं की क्या है बढ़िया वैरायटी बनानी है, मेरे को गेहूं की क्या बनानी है, प्लांट ब्रीडिंग करनी है, पादप प्रजनन करना। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप वाइज चलेंगे ना, सारा स्टेप वाइज पढ़ेंगे। मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो मेरा टारगेट क्या है, पहले टारगेट समझते हैं। टारगेट मेरा ये है प्लांट ब्रीडिंग करने का, टारगेट मेरा क्या है कि मुझे थोड़ा यहाँ नहीं लिख के इसको यहाँ लिखा जाए तो ठीक रहेगा। टारगेट मेरा ये है प्लांट ब्रीडिंग करने का, पीछे का मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मेरे को ऐसा एक प्लांट चाहिए, मेरे को एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो, ठीक है। तो ऐसा प्लांट होगा जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो उसके कोई रोग नहीं लगेगा, ठीक है। और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, रोग भी नहीं लग रहा, प्रोडक्टिविटी उत्पादन बढ़िया है तो मेरे को फसल भी बढ़िया मिलेगी, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं एक ऐसा प्लांट बनाऊं जिसमें क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो, ठीक है, प्लस उसमें क्या हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, मैं एक ऐसा प्लांट बनाना चाहता हूं जिसमें उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों बढ़िया हो, ठीक है। ऐसा प्लांट मुझे बनाना है। तो कैसे पॉसिबल है ये, पादप प्रजनन के थ्रू ही पॉसिबल है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो भाई। सबसे पहले पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके। इसे क्या करते हैं अपन, अपने फायदे के लिए, अपने उद्देश्य से क्या करते हैं अपन, पर्पसफुल क्या करते हैं अपन, मैनिपुलेशन करते हैं, प्लांट की जो वेरायटी है उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, उसका परिचालन करते हैं ताकि अपन को एक डिजायर्ड कैरेक्टर वाली एक प्लांट मिल जाए, मेरे को प्लांट मिल जाए ना। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये दो प्लांट है मेरे पास में, दो प्लांट है मेरे पास में। ये मान लो एक प्लांट जो है ना, ये वाला जो प्लांट है इसमें क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, इसकी क्या है, उत्पादन बढ़िया है इसका, ठीक है, इसका उत्पादन बढ़िया है। और ये वाला जो प्लांट है इसमें क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक प्लांट ऐसा आ जाए जिसमें ये दोनों गुण आ जाए, ठीक है, इसका उत्पादन आ जाए, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। क्योंकि दिक्कत ये है ना, ये वाला जो प्लांट है इसमें उत्पादन तो बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इसको बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये क्या उत्पादन किस काम का, जब लास्ट तक ये ठहरेगा ही नहीं, जब फसल पकेगी उस टाइम तक ये ठहरेगा ही नहीं, उससे पहले इसके कीड़े लग जाएंगे, बीमार हो जाएगा ये प्लांट, तो उत्पादन करेगा कहां से, ये उत्पादन तो बढ़िया है इसका, ठीक है, अपन को पता है ये बात, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रोग लगते हैं भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये टिका रहेगा, लास्ट तक टिका रहेगा फसल के अंदर, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी उत्पादन है वही नहीं है। तो मैं इसे चाहता हूं कि इन दोनों प्लांट्स के मैं एक एक गुण ले लूं, इसका मुझे उत्पादन चाहिए और इसका मुझे रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, दोनों को मैं मिक्स करके एक नया प्लांट बना दूं, तो उस प्लांट के अंदर क्या है, वो प्लांट बढ़िया नहीं हो जाएगा, उसके अंदर कोई रोग भी नहीं लगेगा, फसल खराब भी नहीं होगी और उसका उत्पादन भी बढ़िया आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, उत्पादन बढ़ सकता है। तो मैं ऐसी वैरायटी बनाना चाहता हूं। तो ऐसी वैरायटी किसके थ्रू पॉसिबल है, पादप प्रजनन के थ्रू पॉसिबल है। ये तो मैंने आपको बोला कि ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, वांछित मतलब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता यही हूं कि मेरे को प्रोडक्टिविटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला प्लांट चाहिए, तो मैं चाहता हूं उसके हिसाब से मैं यहां पर वैरायटी तैयार कर लूंगा। ठीक समझ में आ गई, प्लांट ब्रीडिंग समझ में आई है क्या बवाल। चलो अब बात करें टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के दो टाइप दे रखे हैं, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसी के अंदर ये चीज दे रखी है ना, तो उसको ध्यान से देखो। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, सबसे पहला क्या, कन्वेंशनल, जो चलती आ रही है पहले से चलती आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग बोलेंगे। इसके अंदर क्या है, डोमेस्टिकेशन है। इसके अंदर क्या है, डोमेस्टिकेशन मतलब आप एक वैरायटी लेके आ गई, आपने एक वैरायटी लाई, आप बीज लेके आ गए, अब उस बीज को आपने लगा दिया जी, खेत के अंदर लगा दिया, ठीक है, खेत के अंदर लगा दिया, फसल हो गई, उसके बाद में क्या है, आपने वो जो बीज अपने पास जो फसल निकली है, ठीक है, जो उत्पादन अपने पास हुआ है, उसमें से क्या करेंगे, कुछ जो पोर्शन है वो अपने अगले साल के लिए रख लेंगे कि भाई इसको अपन इस बीज को जो मेरे पास में अनाज आया है,
उसी को अपन अगले साल बो देंगे तो अपने कुछ क्या मान लो 10 क्विंटल अनाज हुआ, 10 क्विंटल अनाज हुआ। अब क्या करेंगे अपन 1 क्विंटल अनाज अगली साल के लिए रख लेंगे कि इसको अपन को वापस लगाना है, खेत के अंदर वापस लगाना है, और 9 क्विंटल है उसमें से अपन खा लेंगे, बेच देंगे, ठीक है, जो भी कर लेंगे। 1 क्विंटल अपन ने अगली साल के लिए रख दिया। अब अगली साल वापस फसल आएगी तो उस 1 क्विंटल को अपन रखेंगे और वापस उसको खेत के अंदर बो देंगे, ठीक है, वापस अपने खेत के अंदर लगा दिया, वापस 10 क्विंटल हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1 क्विंटल अपन ने अगली साल के लिए रख लिया कि अगली फसल के अंदर इस 1 क्विंटल को बो देंगे और ये 9 क्विंटल अपन ने बेच दिया, खा लिया, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, डोमेस्टिकेशन है। क्या है, डोमेस्टिकेशन, इसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। ये चलता आ रहा है, ये कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है। अब बात करें क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। ये क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, इसमें क्रॉस करवाते हैं अपन बिटवीन प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब डिजायर्ड कैरेक्टर यहां पर क्या था मेरा, जो वांछित जो कैरेक्टर था, वांछित जो गुण था वो क्या था यहाँ पर कि उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन दोनों क्या करवाएंगे, आपस में क्रॉस करवाएंगे, एक नई वैरायटी बनाएंगे, ठीक है। और फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसका डेफिनेशन मतलब अभी बताऊंगा क्या क्या होती है फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मतलब अपन ने क्या है, मान लो मेरे को 2 वैरायटी चाहिए, ऐसी वैरायटी चाहिए जिसके अंदर क्या है, प्रोडक्टिविटी और डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो मैं क्या कराऊंगा, ऐसे 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करवाऊंगा तो नीचे क्या बनेंगे, बहुत सारे हाइब्रिड बनेंगे। उन बहुत सारे हाइब्रिड में ऐसा नहीं कि सब के अंदर ये दोनों गुण आ जाएंगे, सब के अंदर नहीं आएंगे, सब प्लांट्स के अंदर गुण नहीं आएंगे, कुछ एक होगा, हजारों में कुछ एक प्लांट ऐसा होगा जिसके अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, उन हजारों प्लांट में से उस प्लांट को मैं ढूंढूंगा जिसके अंदर ये गुण आ जाएगा, तो फिर मैं उस प्लांट को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, आर्टिफिशियल निकाल के लूंगा। हजारों प्लांट बनेंगे, उनमें से मैं उस एक को सिलेक्ट करूंगा, इसी को क्या बोला, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और जब मैं एक प्लांट निकाल कर मैं बाहर लेके आऊं, इसके अंदर जो मुझे गुण चाहिए थे वो आ चुके हैं, तो वो क्या है, हाइब्रिड वैरायटी हो गई। वो क्या है, हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। अभी उसको पढ़ेंगे अपन डिटेल में। अब बात करेंगे पादप प्रजनन की स्टेप्स। पादप प्रजनन की क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है, सारा समझ में आएगा आपको ना कैसे पादप प्रजनन होता है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, परिवर्तनशीलता का संग्रहण। इसके अंदर क्या है, मेरे सबसे पहले अपना टारगेट समझ में आ गया आपको। अभी मैंने यहाँ पे टारगेट लिखा था, टारगेट क्या है, प्रोडक्टिविटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अपन को बढ़ानी है जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप क्या करूंगा मैं, मेरे को मान लो गेहूं की मेरे को वैरायटी बनानी है, मेरे को किसकी वैरायटी बनानी है, गेहूं की वैरायटी बनानी है, गेहूं की वैरायटी बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, गेहूं की मुझे नई वैरायटी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी गेहूं की वैरायटी है ना, अब ऐसा नहीं गेहूं की एक ही वैरायटी आती है मार्केट के अंदर, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी हैं गेहूं की। उन सब वैरायटी को मैं क्या बुलाऊंगा, सबको बुला लूंगा, सब रिश्तेदारों को बुला लूंगा, गेहूं के जितने भी रिश्तेदार है ना, जितने भी रिश्तेदार हैं, ठीक है, सबको मैं बुला लूंगा, सारे रिलेटिव्स को बुला लूंगा। उसके अंदर जंगली जो किस्में है ना गेहूं की, उनको भी मैं लेके आ जाऊंगा। गेहूं की वैरायटी मुझे नई बनानी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कलेक्शन करूंगा, सब जितने भी वैरायटी है ना गेहूं की, जितनी भी मार्केट के अंदर गेहूं की वैरायटी है, सबको मैं लेके आ जाऊंगा। ले आया जी, यहां पर मैंने गेहूं की बहुत सारी वैरायटी में लेके आ गया, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं मैं। मान लेना प्लांट है ना, लगता तो नहीं बिल्कुल भी प्लांट जैसा, लेकिन मान लेना। ठीक है, ये मैं अलग अलग वैरायटी मैंने ले आया। देखो ये गेहूं की सारी अलग अलग वैरायटी है, ठीक है, इसमें कुछ जंगली वैरायटी भी है गेहूं की, मतलब गेहूं के जितने भी रिश्तेदार है ना वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। सबसे पहली स्टेप यही है कि सबको क्या करना है, सारे रिश्तेदारों को बुला लेना है। जिस भी वैरायटी आप जो भी वैरायटी बना रहे हो, चाहे गेहूं की बना रहे हो, बाजरे की बना रहे हो, चाहे चावल की बना रहे हो, जो भी आपको वैरायटी बनानी है, जिस भी फसल की वैरायटी बनानी है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस फसल का क्या करना है, आपको सारी की सारी वैरायटी इकट्ठी कर लेनी, सारे रिश्तेदारों बुला लेना है, ठीक है। तो पहला क्या, परिवर्तनशीलता का संग्रहण करना है अपन को, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये अपन ने अलग अलग जो है, अलग अलग जो वैरायटी है जो है वो अपन ने क्या कर ली, कलेक्ट कर ली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, विभिन्न जंगली किस्मों प्रजातियों तथा कृष्टीय प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परीक्षण करना है। सबसे पहले अपन ने संग्रहण कर लिया, परीक्षण तो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ने संग्रहण कर लिया, ठीक है, मतलब कलेक्ट कर लिया, सीधी बात है, कलेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है।
अब इनको कलेक्ट करने के बाद में अपन क्या देखेंगे, सबको बुला लिया, सबको इकट्ठा कर लिया, अब क्या करेंगे, इनका टेस्ट लेंगे। इनका क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट के अंदर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन है जी। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो आपके एग्जाम के लिए भी एलिजिबिलिटी भाई इतने साल का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम दे सकते हो ना। वैसे ही यहां पर क्या है, एलिजिबिलिटी है। अपन इस टेस्ट के अंदर जो टेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर अपन ने एलिजिबिलिटी रख दी। क्या एलिजिबिलिटी रखी अपन ने कि भाई ऐसे पे प्लांट है, अब इतने सारे रिश्तेदार तो बहुत सारे गेहूं के, तो सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। अब क्या बोलेंगे, अपन ने बोला कि भाई टेस्ट में आप जो पास करेगा उसको अपन रखेंगे, बाकी सारे आप अपने घर चले जाना। तो टेस्ट क्या है, उसमें क्या है कि भाई जिसके पास में उत्पादन और डिजीज रेजिस्टेंस, क्योंकि अपन को दो ही अपना टारगेट क्या है भाई, अपन का टारगेट क्या है, ऐसा प्लांट जिसमें ये दोनों चीजें आ जाए, जिसका उत्पादन और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस प्लांट के अंदर होगी उनको अपन रखेंगे, बाकी को घर भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो अपन ने इकट्ठे किए हैं, यहां पर इतने तरह इस तरह अपन ने इकट्ठे किए हैं, इनमें से अपन देखेंगे कि भाई कौन से के अंदर उत्पादन बढ़िया है, कौन से के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, कौन से के अंदर उत्पादन बढ़िया है और कौन से के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जिसके अंदर ये दोनों गुण होंगे वो आगे जाओ, बाकी अपने घर जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है। सब रिश्तेदारों को बुला लिया। अब अपन ने बोला खड़े होके कि भाई जिसके अंदर उत्पादन बढ़िया है, जिसका उत्पादन बढ़िया है और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो यहां पर रुक जाओ, बाकी अपने घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अपन ने क्या कर लिया, जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उन प्लांट को अपन ने ले लिया जी। तो जिनके अंदर क्या थी, उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये जिनके अंदर थी अपन ने उनको क्या कर लिया, ले लिया जी। अब दूसरे स्टेप के अंदर चलते हैं। ये पढ़ लेता हूं, पहले ये कर लेते हैं। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों की विविध अलील का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, संग्रहण करते हैं, को जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म संग्रहण कहते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं इसको। जो मैंने बहुत सारे प्लांट, अलग अलग प्लांट कलेक्ट किए, अब देखो कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ अलग अलील होंगे, इसके अंदर अलग अलील होंगे, इसके अंदर अलग अलील होंगे, तो वो अलग अलग टाइप के अलील होते हैं। तो सबको अपन ने एक साथ में इकट्ठा कर रहे हैं, इसके क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन इसको बोल दिया। अब दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। अपन ने यहां पर दो प्लांट सेलेक्ट कर लिए थे। अपन ने देखो ये सारे रिश्तेदार आए थे, इनमें से अपन ने दो प्लांट सेलेक्ट कर लिए थे, जिसके एक की क्या थी, उत्पादन ज्यादा थी और एक की क्या थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया थी। दो प्लांट अपने सेलेक्ट कर लिए जी। अब उन दो प्लांट वो क्या है, वही अपने जनक बनेंगे, उन्हीं को क्या करेंगे अपन, मेल और फीमेल बनाएंगे, ठीक है, जो भी है उनका क्रॉस करवाएंगे, फिर क्रॉस करवा के और उन्हीं से क्या अपन नया हाइब्रिड बनाएंगे, संकर बनाएंगे। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। अब जो आ गया ना, जो दो प्लांट आ गए, अब उनका क्या करेंगे, अपन चयन करेंगे। मूल्यांकन मतलब वो अपन टेस्ट करेंगे, उनका टेस्ट लेंगे भाई, जिसके अंदर ये दो गुण है। अब जो सारे रिश्तेदार इकट्ठा कर लेते पहले स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि भैया जिसके अंदर उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता हो वो आगे आ जाओ, बाकी अपने घर जाओ, ठीक है। ये अपने काम कर लिया। तो ये दो प्लांट आए कि भैया हमारे अंदर ये दो गुण है, हमारे अंदर ये दो गुण है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है उत्पादन, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता, अरे लिखा जा, क्षमता, ठीक है। तो ये दो प्लांट अपने सेलेक्ट कर लिए, इतने सारे अपने प्लांट इकट्ठे किए थे, उनमें से दो प्लांट अपने पास काम के निकल ही आए, ठीक है। ये दो अपने पास प्लांट आ गए जी, आ गए। अब क्या करेंगे, इन दो प्लांट को तीसरी स्टेप में लेके चलेंगे। तीसरी स्टेप में आ जाओ जी। चयनित जनकों के बीच संकरण करवाएंगे। अब ये दो अपन ने क्या है, जनक जो है वो चयन किए थे, इनका चयन किया था अपन ने, अब इनके बीच क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे। अब तीसरी स्टेप के अंदर आ जाओ। ये अपना क्या है जी, इसकी थोड़ी सी साइज बड़ी कर लूं ताकि ये इनकी बराबर का सा दिखे। अब ये वाला जो प्लांट है वो कौन सा है, ये वाला जो प्लांट है वो कौन सा है, जिसका उत्पादन है जी, ठीक है। और ये वाला प्लांट कौन सा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ये वाले प्लांट है जो अपन ने यहां लिए थे ना, वही प्लांट यहां पर मैं नीचे लेके आया, दूसरी स्टेप के अंदर लेके आ गया। अब इनके बीच में क्या कराऊंगा मैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा, संकरण करवाऊंगा जिनका। अरे हाँ, इस बार आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराऊंगा, इन दोनों प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस कराऊंगा तो क्या बनेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगी, प्रोजीनी बनेंगी, बहुत सारी क्या बनेंगी, बहुत सारे प्लांट बनेंगे भाई, बहुत सारे प्लांट बनेंगे। अब मैं जो चाहता हूं ना कि भैया ये गुण जो उत्पादन वाला गुण है इसका, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला गुण है, ये नीचे जो प्लांट बने उनके अंदर आ जाए, इनके क्रॉस से जो प्लांट बने उसके अंदर ये दोनों गुण आ जाए।
तो इतना आसान नहीं है दोनों गुण लाना। दोनों गुण लाना इतना आसान है कि भाई आपने एक बार क्रॉस करवाया, एक प्लांट बना, उसके अंदर आ गया गुण, ना ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे ये नहीं होता है। तो कैसे होता भैया? ये ऐसे होता है भाई, देखो एक बार आपने क्रॉस करवाया तो क्या बनेंगे? हजारों प्लांट्स बनाएंगे अपन, क्या बनेंगे? बहुत सारे प्लांट बनेंगे, बहुत सारे प्लांट बनेंगे। तो बहुत सारे प्लांट बनेंगे ना, उनमें से सब के अंदर गुण नहीं आते। अब देखो माँ बाप है, माँ बाप के गुण हर बच्चे के, 3 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तो तीनों के अंदर वो गुण नहीं आते, माँ बाप के गुण नहीं आते तीनों के अंदर, है ना। किसी एक के अंदर आ गए तो आ गए, है ना, बाकी तो तीनों मतलब जरूरी नहीं तीनों के अंदर गुण, तीनों खराब भी निकल सकते हैं ना। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर, ये दोनों का गुण सब के अंदर नहीं आएंगे, सब के अंदर नहीं आएंगे। इनमें से क्या करेंगे? कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, ठीक है। ऐसे अपन हजारों बार क्रॉस करवाएंगे ना, हजारों बार जब क्रॉस करवाएंगे तब अपन को कोई ऐसा एक प्लांट दिखेगा जिसमें इन दोनों के गुण आएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन 2 प्लांट लेके, हाँ इसकी प्रोडक्टिविटी है, इसकी बढ़िया ये है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, दोनों को अपन ने क्रॉस करवाया, अपने पास प्लांट आ गया, तो ये बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई अपने पास में, तो क्या है, नई वैरायटी बन गई। ना ना, ऐसे नहीं होता। अपने पास उत्पादन और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए तो आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा। बहुत सारी हाइब्रिड बनेंगे, बहुत सारे संकर बनेंगे, लेकिन सबके अंदर ये दोनों गुण नहीं आएंगे। सबके अंदर कोई, किसी के अंदर एक आ रहा है, किसी के अंदर ये आ रहा है, किसी के अंदर कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा मतलब बहुत सारी बनेंगे, उसमें सबके अंदर नहीं आएंगे। तो इस वो हजारों बार जब क्रॉस करवाएंगे तो किसी एक के अंदर ये गुण अपन को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब जिसके अंदर ये गुण आ जाएगा ना, उसको अपन क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे जी। जिसके अंदर ये गुण आ जाएगा उसको क्या करेंगे? अपन बाहर निकाल लेंगे। निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। जिसके अंदर ये गुण आ जाएगा उसको अपन ने बाहर निकाल लिया जी। मान लो इसके अंदर गुण आया है तो इसको मैंने यहां बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। जो चौथी स्टेप हो क्या है? 3 स्टेप तक अपन ने पढ़ लिया कि अपन ने क्या कर लिया, क्रॉस करवा दिया दोनों के बीच में और अपने संकर बना लिए थे। अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? ये बहुत सारे बने, यहाँ पर बहुत सारे बने, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ मतलब जिसके अंदर ये दोनों गुण आ गए, जिसके अंदर ये दोनों गुण आ जाएंगे। तो इन बहुत सारे जो हजारों बने हैं इनके अंदर अपने सिलेक्ट करेंगे भाई कौन सा श्रेष्ठ पुनर्योगज है, मतलब कौन सा जो श्रेष्ठ हाइब्रिड कौन सा है इनमें जिसमें दोनों गुण आ गए। तो अपने वाला ये वाला जो है ना, इसके अंदर क्या है? दोनों गुण आ चुके हैं भाई, इसके अंदर उत्पादन भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। तो उसको अपन क्या करेंगे? चयन कर लेंगे। इसको अपन चयन करके बाहर निकाल लिया, अपन ने निकाल लिया जी। अब इसका क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। इसका क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण संयोजित हो। जिसमें वांछित हो अपन को लक्षण चाहिए, ठीक है, अपन ने जो इच्छा की जो लक्षण है वो संयोजित हो, उसको अपन क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे जी। फिर उसका क्या करेंगे? जो अपन ने बाहर निकाला है ना, ये जो बाहर निकाला है इसको क्या करेंगे? सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, स्वपरागण कराएंगे। ठीक बात है, स्वपरागण करेंगे। अब आप बोलोगे भाई स्वपरागण से क्या होगा? ठीक है, ये जो प्लांट मैंने निकाला है ना, इसी से क्या करवाएंगे? स्वपरागण करवाएंगे। इसी से क्या नई नई वैरायटी बनाते रहेंगे, ठीक है, इसी प्लांट को आपस में करवाते रहेंगे। तो स्वपरागण से क्या होगा? तो मैंने कहा ये होमोजाइगोसिटी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। होमोजाइगोसिटी को बढ़ा देता है। होमोजाइगोसिटी क्या होती है? समयुग्मजता, ठीक है। अब इससे क्या होगा? होमोजाइगोसिटी बढ़ाने से क्या होगा? तो मैंने कहा कि जो अपने पास में जो ये नया हाइब्रिड बना है ना, जिसके अंदर ये गुण आए हैं, जिसके अंदर इन दोनों प्लांट्स के गुण आए हैं, ये जो हाइब्रिड बना है, अगर इसकी अपन होमोजाइगोसिटी नहीं बढ़ाएंगे ना, अगर इसका अपन सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाएंगे, वो डायरेक्ट इसी प्लांट को ऊपर क्या कराएंगे? खेती के में काम में ले लेंगे, खेती में काम में ले लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अगली जनरेशन आए उसके अंदर ये दोनों गुण जो है वो गायब हो जाए, ये दोनों गुण गायब हो जाए, ठीक है। अपन ने ये सारी इतनी मेहनत करी है, इसके अंदर ये आ गए, गुण आ भी गए, फिर अपन क्या करेंगे? इस प्लांट को खेती में लगा देंगे, डायरेक्ट लगा देंगे। डायरेक्ट अपन ने लगा दिया तो अपने पास नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है भैया? नुकसान ये हो सकता है कि इसके जो गुण है ना, ये दोनों, ये अगली नस्ल के अंदर, अगली फसल जो आई, अगली जो जनरेशन आएगी उसके अंदर गायब हो सकते हैं। या तो ये गायब हो जाए या फिर ये गायब हो जाए या दोनों ही गायब हो जाए। तो इसके लिए क्या करवाते हैं अपन? सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, जिससे क्या बढ़ जाएगी? होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? ये जो अपनी जो वैरायटी बनाई अपन ने, नई जो वैरायटी बनाई वो स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। एक बार आप इसमें क्या सेल्फ पोलिनेशन आप करवाते रहोगे तो उससे क्या होगा? इसकी जो ये गुण आए हैं ना, दोनों गुण आए हैं, वो अब आगे की जो पीढ़ियां आएंगी उनमें कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी भी सेग्रीगेट नहीं होंगे, कभी भी गायब नहीं होंगे। सारे गुण जो है वो रहेंगे आगे, जैसे जैसे पीढ़ी चलती रहेंगी उनमें सब वो गुण आते रहेंगे, ठीक है। तो संतति में लक्षण जो है विसंयोजित नहीं हो पाते। अगर ये होमोजाइगोसिटी करवा दोगे तो क्या होगा? लक्षण जो विसंयोजित नहीं होंगे। लक्षण मैंने आपको बताया कि जो उत्पादन और आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये आपस में विसंयोजित नहीं होंगे, संयोजित रहेंगे, हमेशा पास रहेंगे, ठीक है। ये अपन हर जनरेशन में आएंगे ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए ये करवाते हैं, होमोजाइगोसिटी करवाते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट जो स्टेप है वो क्या है भाई?
पांचवी जो स्टेप है क्या, वो क्या, नए कंसर्नों का परीक्षण, ठीक है, और फिर निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण, ठीक है। ये पांचवी स्टेप के अंदर क्या है, तो अपने पास में ये प्लांट है जी, ये प्लांट आ गया था अपने पास में, इसके मैंने सब सेल पोल्यूशन भी करवा दी, सब परागण भी करवा दिया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सारा काम अपने कहा किया, लैब के अंदर किया, सारा काम कहां किया अपन ने, जो लेबोरेटरी जो है उसके अंदर ये सारा काम किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अब देखो खेत के अंदर कंडीशन अलग है, लैब के अंदर कंडीशन अलग है, तो अपन को तो देखो खेती लैब के अंदर थोड़ी ना करनी है, अपन को खेती कहां करनी है, खेती तो अपन को खेत में करनी है, ठीक है। कृषि तो अपन को खेती फसल कहां होगी, खेत के अंदर होगी। तो खेत के अंदर तो कंडीशन अलग होगी भाई, लैब के अंदर तो सारा कुछ बंद था, ठीक है, अलग अलग कंडीशन थी, वहां पर तो अलग रखते। लेकिन अब खेत के अंदर तो कंडीशन अलग है, धूप भी पड़ रही है, बारिश भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है ना, तो वहां पर ये सहन कर लेगा या नहीं कर लेगा, वो भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। आपने ऐसे ही मार्केट के अंदर निकाल दी, हाँ भाई हमारे लैब के अंदर तो बढ़िया लग रहा था, अब मार्केट ने निकाल दी, बस किसानों ने इसको खरीदा और उनकी फसल जो खराब हो गई, जैसे फसल के अंदर उसने उगाया वो फसल उगाई नहीं या वो खराब हो गई, तो फिर वो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, वैरायटी नहीं बनी, वो तो वैरायटी बनी ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा जी। क्या करना पड़ेगा, परीक्षण मतलब टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लैब से उठाकर, ये जो प्लांट अपन ने जो नई वैरायटी बनाई इनको लैब से उठाकर कहां लेके जाएंगे, रिसर्च फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, रिसर्च फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। रिसर्च फील्ड के अंदर लेके गए और वहां पर इनको उगाएंगे, इन प्लांट्स को वहां उगा लिया। अब वहां पर इनको कंडीशन देंगे अपन, ठीक है, जैसे खेत के अंदर कंडीशन होती है ना, जैसे खेत के अंदर कंडीशंस होती हैं वैसी कंडीशंस इनको दी जाएंगी, कंडीशंस सिमिलर टू फार्म लैंड, ठीक है। तो जैसे खेत के अंदर कंडीशन होती है वैसे अपन देकर रिसर्च फील्ड के अंदर ही उगाएंगे, जिसके अंदर अपन को बराबर क्या है, इनको वो दे रहे हैं अपन, खाद डाल रहे हैं, इनके अंदर पानी दे रहे हैं टाइम टू टाइम, सारी कुछ कंडीशन बढ़िया रख रहे हैं अपन, बढ़िया कंडीशन रख रहे हैं और रिसर्च फील्ड के अंदर उगाएंगे। जब ये रिसर्च फील्ड के अंदर बढ़िया उग जाएंगे, इनका प्रोडक्शन देखेंगे बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद में इस वैरायटी को कहां लेके जाएंगे अपन, उसके बाद में इसको टेस्ट करेंगे कहां पर, खेत के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। जो एक्चुअल खेत है, जो एक्चुअल जो खेत है, रियल खेत है, वहां पर ले जाएंगे जहां पर किसान उसको उगाएगा, ऐसे खेतों के अंदर इसको लेके जाएंगे। और वो अलग अलग जगह का खेत होगा ना, मान लो गुजरात का खेत ले लिया अपन ने, राजस्थान का ले लिया, हरियाणा का ले लिया, पंजाब का, तो अलग अलग जगह का खेत लेंगे और वहां पर इनको उगाएंगे ना। ऐसा नहीं कि भाई पंजाब के अंदर डेवलप कर रहे हैं और पंजाब के अंदर उगा दिया, हाँ पंजाब के अंदर उग रहा है और वो हरियाणा के अंदर आके उगा ही नहीं, ठीक है, फिर क्या ही मतलब है, वो पंजाब की वैरायटी बन गई, ठीक है, इंडिया के अंदर तो काम की नहीं है वो, है ना। तो अलग अलग जगह पर खेतों में लेके जाएंगे और वहां इसको उगाएंगे, ठीक है। अब खेत के अंदर इसको उगाएंगे तो खेत के अंदर कंडीशन अलग होती है, वहां पर बारिश है, उसको कोई नहीं रोक सकते आप, है ना, उसको नहीं रोक सकते। और लैब के अंदर तो क्या है, बारिश से ढक दोगे, ठीक है, लेकिन वहां पर तो बारिश भी होगी, धूप भी पड़ेगी, सर्दी भी आएगी, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो खेत के अंदर उसको उगाया, अगर खेत के अंदर भी ये पास हो जाती है, खेत के अंदर ये पास हो गई कि भाई बढ़िया प्रोडक्शन दे रही है, उत्पादन भी बढ़िया आ रहा है, इसका उत्पादन भी क्या रहा है, बढ़िया आ रहा है, और उसके अंदर क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तभी ये उत्पादन बढ़िया दे पाएगी ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तभी ये उत्पादन दे पाएगी। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी किसी प्लांट के अंदर तो फिर वो उससे पहले रोग ही खा जाएंगे उसको, है ना, रोग ही खा जाएंगे, उसके क्या है, उत्पादन होने ही नहीं देंगे उसका। तो अगर खेत के अंदर भी ये पास होगी ना, खेत के अंदर भी पास होगी, तो उसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसको मार्केट में उतारा जाएगा भाई उसका। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको मार्केट में उतारेंगे। मार्केट में उतारने से पहले से इसका नाम दे देंगे, बढ़िया सा एक नाम रख देंगे इस वैरायटी का, जैसे जया है, रत्ना है, कल्याण सोना है, सोनालिका, ऐसे नाम इनके रखेंगे, है ना, बढ़िया से नाम रखेंगे जो अट्रैक्टिव लगे, जो किसान से जुड़े हुए नाम हो, ऐसे इस टाइप के नाम रखेंगे। और उसके बाद में अब थोड़ा इंग्लिश नाम रख देंगे, इंग्लिश नाम रख देंगे तो फिर किसान को दिक्कत हो, यार क्या नाम है, उसको नाम बोलने में नहीं आएगा ना, दो दुकान पर जाके बोलेगा भाई ये दो, उसको नाम ज़्यादा नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नाम भी ऐसा ही रखना पड़ेगा जो इंडिया से रिलेटेड नाम हो ना। ऐसा साइंटिफिक नेम रखेंगे तो उसको मजा नहीं आएगा, किसानों को मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे जया, रत्ना बढ़िया लग रहा है ना, हाँ, सोनालिका, कल्याण सोना, इस टाइप के नाम रखे जाएंगे। नाम रख दिए, उसके बाद मार्केट में उसको उतारा जाएगा, मार्केट में उतार के उसी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे भाई, व्यापार करेंगे, पैसे कमाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है पादप प्रजनन की सारी प्रोसेस है वो ऐसे चलती है, समझ में आई आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, गेहूं की वैरायटी बनानी है तो भाई सारे जो गेहूं के रिश्तेदार सबको बुला लो, उसके बाद में उन गेहूं के रिश्तेदार उनमें से एलिजिबिलिटी देख लेंगे। जैसे भी अपन को वैरायटी बनानी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे को उत्पादन बढ़िया चाहिए और मेरे को उसमें डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया चाहिए, एग्जाम्पल ये है। लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं इसको ना, अलग अलग उनके कैरेक्टर हो सकते हैं, अलग अलग गुण वो ले सकते हैं, मैंने 2 गुण लिए हैं।
अब इन दो गुणों के अंदर जो पास होंगे, जो वैरायटी पास होंगी, उनको मैं रख लूंगा। मान लो एक के अंदर, एक वैरायटी के अंदर क्या है, उत्पादन बढ़िया, एक के अंदर क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो दोनों को मैं रख लूंगा, बाकी सबको भेज दूंगा। अब उन दोनों के अंदर क्या करूंगा, मैं दोनों के बीच में क्रॉस करवाऊंगा, तो मेरे पास हाइब्रिड बनेंगे, संकर बनेंगे। अब उन संकरों के अंदर सबके अंदर वो गुण नहीं आएंगे जो मेरे को चाहिए थे, वो सबके अंदर गुण नहीं आएंगे। हजारों बार जब मैं क्रॉस करवाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, किसी एक प्लांट के अंदर क्या मिलेगा, मुझे वो दोनों गुण मिल जाएंगे। जब वो दोनों गुण मिल गए तो मैं क्या करूंगा, फिर उसकी क्या करूंगा, स्वपरागण करवाऊंगा। स्वपरागण कराने से क्या होगा कि भाई आगे की जो जनरेशन आएंगी उनमें वो कभी गायब नहीं होंगे। अगर मैं स्वपरागण नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट उसको उगा दूंगा, तब वो जो है वो गायब हो सकते हैं, जो गुण आए हैं वो गायब भी हो सकते हैं। इसलिए मैं स्वपरागण करवाऊंगा। उसे क्या जाएगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। होमोजाइगोसिटी से बढ़ने से क्या होगा, जो वांछित जो अपने पास गुण आए हैं वो कभी विसंयोजित नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद में मैं उनका टेस्टिंग करूंगा। टेस्टिंग क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिसर्च फील्ड के अंदर लेके जाऊंगा। रिसर्च फील्ड के अंदर उसको उगाया, बढ़िया कंडीशन दी, सब कुछ बढ़िया दिया, उसके बाद में वो उग गई, बढ़िया उत्पादन दे रही है, तो फिर मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ, खेतों में लेके जाऊंगा। खेतों के अंदर उसको उगाऊंगा, ठीक है, वहां पर अगर बढ़िया क्वालिटी दे रही है, प्रोडक्शन बढ़िया दे रही है, तो उसके बाद में क्या करूंगा, मैं उसकी मार्केटिंग करूंगा, मार्केट के अंदर उतारूंगा, एड्स चलाऊंगा, कैंपेन कराऊंगा, हीरोइन से ऐड करवाऊंगा। उसके बाद में क्या मिल जाएगा, वो लोग खरीदेंगे उसको। ठीक है, लोग खरीदेंगे, पैसा आएगा जी। चलो, वैरायटी बन गई। तो पादप प्रजनन ऐसे काम करता है। इसके आगे का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये छोटा सा लेक्चर भाई, इसके आगे का भी छोटा सा लेक्चर होगा जिसके अंदर खत्म कर देंगे। फिर अगला चैप्टर कौन सा करवाना है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।